ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और साथ ही साथ उसने जानने को मिलता है कि ऐसा उसे चाओ नाम के लड़के की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने ऑनलाइन आकर इस गेम को गाली दी और कहा कि ये बस टाइम वेस्ट करता है, क्योंकि कोई भी इस गेम को बिल्कुल ना खेले। लेकिन अब उसने ऐसा कहा तो लोग क्यूरोसिटी में खेलने लगे। अब जियान सोचता है कि उसने तो बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। इस वजह से वो डिस्क्रिप्शन में लिख देता है कि जिस किसी को भी अपने पैसे वापस चाहिए वो रिफंड मांग सकते हैं, क्योंकि गेम बहुत बेकार है। पर कोई भी उसके पैसे भी मांग नहीं रहा था, क्योंकि 1 रुपए मांगने में उन्हें और ज्यादा टाइम वेस्ट करना होगा। अब तभी वहाँ पर यांग भी आता है, जो कि जियान से कहता है कि क्या हम भी वो गेम खेलें। जियान उस पर गुस्सा करते हुए उसे भगा देता है। अब हमें जानने को मिलता है कि असल में जियान के गेम को करीबन 70,000 लोगों ने डाउनलोड किया है, जिस वजह से उसे 10,000 यूएन मिल चुके थे। लेकिन अब उसने प्रॉफिट कहा है, जिस वजह से उसको लॉस हुआ और सिर्फ 700 यूएन मिलते हैं। ये देखकर जियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ 1% था। वो सोचता है कि अगली बार वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तभी रिची सामने आकर उससे बताता है कि उसे एक बार 3 लाख कॉइन मिलने वाले थे, मतलब 3 लाख यूएन मिलने वाले थे, जिससे उसे एक और गेम डिजाइन करना है। जियान ये देखकर हैरान था कि उसने पहले से ही 50,000 में इतना परफेक्ट गेम बना लिया। 3 लाख का आखिर वो खर्च कहाँ करेगा। अब तभी यांग खड़ा होकर कहने लगता है कि हमें फिर से हमारे नेबर्स को चैलेंज करना चाहिए और उन्हें हराना चाहिए, जिस पर बाकी सभी दोस्त भी तैयार थे। गेम फिर से शुरू होता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से हारते हैं, जिसके बाद सभी यांग को ब्लेम कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। अब जियान इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन रात के टाइम उसे अचानक से आइडिया आता है कि अगर वो यांग की मदद ले गेम बनाने में, तो वो गेम फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यांग सच में बहुत ही घटिया गेम बनाएगा। वो रात को ही यांग को जगाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन ये देखकर यांग डर जाता है कि इतनी रात को जियान को क्या मदद चाहिए, इसलिए वो चिल्लाता है, जिस वजह से पूरा हॉस्टल जाग चुका था। इस वजह से जियान अभी यांग से कुछ नहीं कहता, लेकिन अब अगले दिन से वो उसके पीछे पड़ चुका था। यांग ये देखकर बहुत डरा था कि आखिर जियान चाहता क्या है, जिस वजह से वो वहाँ से भागता है। पर फिर जियान उसका रास्ता रोकते हुए उसे सच बताता है कि उसे एक गेम डेवलप करना है, जिसमें उसे यांग की मदद चाहिए। यांग इस पर तुरंत ही मना कर देता है और कहता है कि हम कभी भी एक गेम बनाने में कामयाब नहीं हो सकते। पर इस चीज पर जियान कहता है कि मैंने अभी अभी एक गेम बनाया जिसमें मैंने 3 लाख रुपए कमाए, और वो नाम भी बता देता है कि उसने ही लोनली डेजर्ट रोड गेम बनाया है। ये सुनकर यांग शॉक हो जाता है। वो कहने लगता है कि तुम तो सच में एक जीनियस हो। वैसे इसके बाद वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि वो किस तरह से गेम बनाएंगे, जहाँ यांग कह रहा था कि हमें पहले तो हमें कोई कोड वगैरह के बारे में जानना होगा, और इसलिए वो तुरंत ही कुछ बुक्स ले आया था जिनमें कोडिंग के बारे में लिखा हुआ है। पर जियान कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वेबसाइट है जहाँ से हम आराम से कोड क्रिएट कर सकते हैं। अब जियान चला गया था, लेकिन यांग ने हार नहीं मानी थी। वो भी उन बुक्स को पढ़ने की कोशिश करता है, पर उसको भी नींद आ जाती है। ये देखकर जियान खुश था और कह रहा था अब सक्सेसफुली मैं एक फ्लॉप गेम बना पाऊंगा। अभी जियान को ये डिसाइड करना था कि आखिर उसे किस तरह का गेम बनाना है। पहले वो सोचता है क्यों ना वो एक ड्राइविंग गेम ही बनाए, लेकिन फिर उसे ये भी याद आता है कि उसका अभी अभी एक गेम चल चुका है, और अगर उसने फिर से ऐसा गेम बनाया तो लोग उसे जरूर डाउनलोड करेंगे। इस वजह से अब वो मोबाइल गेम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब एक बेकार गेम बनाने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। वो मार्केट में देखता है कि किस तरह के गेम चल रहे हैं और किस तरह के नहीं। उसे एक कोड गेम दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस चल रहा था। ये देखते हुए कई सारी कंपनियां ने उसकी कॉपी क्रिएट की, लेकिन वो कॉपी नहीं चल पाई, क्योंकि वो असल कोड गेम जितनी अच्छी नहीं थी। जियान भी डिसाइड करता है कि वो एक ऐसा कोड गेम बनाएगा जो कि बहुत बेकार हो, क्योंकि जियान ने देख लिया था कि जिनके कोड गेम बेकार थे उन्हें सच में बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि वो लॉस में ही गए। इसके बाद जियान यांग को लेकर एक रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पर वो खाना खाते हैं, और जियान कहता है कि हमें कुछ लोग चाहिए जो कि डिजाइन क्रिएट कर सकें। इसके लिए जियान बहुत ही पैसे देने की भी कहता है, जिस पर यांग कहता है कि नहीं, उसके पास 3 लाख हैं, जिसे वो पूरा खर्च करते हुए इस गेम को क्रिएट करना चाहता है। यहाँ पर वो यांग से भी कहता है कि गेम में जो क्रिएटर्स होंगे उनकी जो स्टोरी होगी वो तुरंत ही लिखनी है। यांग कहता है कि इससे तो गेम बोरिंग हो जाएगा, पर जियान कहता है कि नहीं, हमें गेम पूरी ईमानदारी से और जितने आइडियाज आ रहे हैं वो सारे अप्लाई करते हुए बनाना है, क्योंकि लोनली डेजर्ट रोड को भी मैंने बहुत ही ज्यादा प्लानिंग के साथ बनाया था। इस पर यांग हाँ कर देता है, और यांग कहता है कि अभी क्यों ना हम इस गेम को जो कैरेक्टर है उन्हें ही डेवलप करें या फिर किसी एनिमल की तरह रखें। जियान को यह आइडिया बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि इससे गेम और ज्यादा खराब लगेगा। इसलिए वो तुरंत ही पहले तो यांग को जीनियस कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ, और अब मैं तुम्हें हर महीने 3,000 यूएन यानी कि उस करेंसी की सैलरी दूंगा, जिस पर यांग बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अभी कार में बैठकर जा रहा था, और यहाँ उसका ड्राइवर कहता है कि लोनली डेजर्ट रोड जिसने बनाया था वो बंदा अब ये कोड गेम बना रहा है, लेकिन ऑलरेडी कई सारे लोग कोड गेम बनाकर खेल चुके हैं और उसे कुछ और चुनना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस बार उसका गेम चल पाएगा। लेकिन ये सुनते ही वो आदमी जो कि कार में बैठा हुआ था वो उसे नौकरी से निकाल देता है और कहता है कि आखिर तुम किसी भी क्रिएटर पर शक कैसे कर सकते हो। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम जियान को देखते हैं, जो कि अभी यांग के साथ एक बोट पर था, और वहाँ वो बात कर रहे थे कि गेम को कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए वो किसकी मदद ले सकते हैं। यहाँ पर जियान पहले इस चीज पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन यांग कहता है कि हमें किसी अच्छे आर्टिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए जो कि फेमस हो। इस पर जियान कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर हम किसी अच्छे आर्टिस्ट को लेंगे और हमारा गेम चल गया, जो कि चलने ही वाला है, तो ऐसे में सारी स्पॉटलाइट उसके ऊपर आ जाएगी, लोगों को लगेगा हमने बहुत मेहनत की। ये बात यान को सही लगती है। वैसे अब वो वहाँ से लौट आते हैं तो जियान
थोड़ी रिसर्च करते हुए एक लड़के के बारे में पता लगाता है। वो लड़का असल में चबी कैरेक्टर डिजाइन करता है, लेकिन जियान को चबी कैरेक्टर्स नहीं चाहिए थे, पर फिर भी वो किसी तरह से यांग को मना लेता है कि हमें इसे हायर करना है। इसके बाद अब एक ऑनलाइन मीटिंग होती है जहाँ पर यांग और जियान उस लड़के से बात कर रहे थे। वो लड़का वहाँ सामने आता है, उसका नाम जिन है, और अब जियान उससे कहता है कि हमें टोटल 50 कैरेक्टर डिजाइन करवाने हैं, लेकिन ध्यान रखना कि वो कैरेक्टर चबी ना हो। ये सुनकर जियान कहने लगता है कि आखिर तुमने मुझे हायर क्यों किया, जबकि मैं तो सिर्फ चाबी कैरेक्टर्स ही बनाता हूँ। तो इस पर जियान कहता है कि हमने तुम्हारे अंदर एक पोटेंशियल देखा, इस वजह से हमने तुम्हें चुना। अब यहाँ पर जियान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे 50 कैरेक्टर डिजाइन कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर एक कैरेक्टर पर 2000 युआन चाहिए। ये सुनकर जियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत ही उस पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन जियान कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने बहुत ही कम मांगे हैं, मेरे हिसाब से तुम्हें 3500 युआन मांगने चाहिए कैरेक्टर के लिए। ये सुनकर वहाँ रिची तुरंत ही सामने आता है और कहता है कि तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो, खुद के हिसाब से भाव बढ़ाना ये रूल्स के खिलाफ है। जिसके बाद जियान कहता है कि चलो ठीक है, और फिर वो जियान से कहने लगता है कि हम तुम्हें 3000 कैरेक्टर देंगे, लेकिन तुम महंगी वाली थीम यूज कर पाओ और साथ ही टाइम पर काम कर पाओ। इसके लिए हम तुम्हें पर कैरेक्टर 1500 युआन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इस पर जियान हाँ कर देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुश था, और अब रिची भी कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि उन्हें ये प्रोजेक्ट टाइम पर खत्म करना है। यहाँ पर जियान उसे 2 हफ्ते का टाइम देता है और उसके बाद ये मीटिंग एंड होती है। मीटिंग के बाद अभी यांग जियान से कह रहा था कि जिनका एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा सा खड़ूस लड़का है, पर इस पर जियान कहता है कि ऐसा नहीं है, शायद वो इंट्रोवर्ट होगा। वैसे इसके बाद अब जियान सोच रहा था कि अभी उसे बाकी भी चीजें मैनेज करनी है, जैसे कि उसने गेम क्रिएट कर लिया है, कैरेक्टर्स भी क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन उसे अभी प्राइस और थीम भी खुद सर्च करनी होंगी। तो इस प्राइस के तौर पर जियान 10 युआन रखता है, जो कि देखा जाए तो वैसे तो कम है, लेकिन ये जो बेस्ट गेम है उनसे दुगने हैं, क्योंकि जो बेस्ट गेम है वो सिर्फ 5 युआन में मिलते हैं, क्योंकि उनका अर्निंग सिस्टम गेम के अंदर डेवलप्ड है। जब वो लोग गेम के अंदर परचेसिंग करते हैं तब उन्हें पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ जियान ने शुरुआत में ही गेम 10 युआन का कर दिया था। और इसके बाद अब ये जो गेम के अंदर परचेसिंग चीज होती है, वहाँ पर जियान कुछ कार्ड्स लगाता है जो कि सेम टू सेम पिछले पॉपुलर वाले गेम की तरह कॉपी थे, और यहाँ पर वो एक मेंबरशिप क्रिएट करता है जिसके थ्रू अगर कोई इतने पैसे देता है जितने वो चुन रहा है, तो उसे लाइफ टाइम स्पिनिंग व्हील मिलेगा, जिसके थ्रू वो किसी भी रेयर कार्ड को खरीद सकता है। और वैसे भी लोगों को ये चीज पसंद आती है कि वो धीरे धीरे स्ट्रगल कर आगे बढ़े, लेकिन जियान ने एक ही बार में ऐसी मेंबरशिप दे दी थी जिससे कोई कितनी भी बार स्पिन कर सकता है, जिस वजह से गेम और ज्यादा बोरिंग हो सकता है। और अब यहाँ पर उसे थीम चुननी थी, जिसके लिए वो बाकी फ्लॉप गेम को देखता है जिन्होंने उस पॉपुलर गेम को कॉपी करने की कोशिश की थी। उसे केव भी मिल जाता है, वो तुरंत ही उसकी थीम देखता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा बेकार लग रही थी, इस वजह से उसने उसे तुरंत ही परचेज कर लिया था। अब जियान सोच रहा था कि लगभग सारा काम हो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ जियान अपनी टीम से मिलता है और उसे बताता है कि उन्हें किस तरह की कैरेक्टर डिजाइन करने हैं, लेकिन उसकी टीम ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी, क्योंकि जियान ने जो कैरेक्टर्स की सारी स्टोरी उन्हें बताई थी वो बहुत ही ज्यादा बेकार टाइप की है। उन्हें कहीं नहीं लग रहा था कि ये कोई रियल प्रोजेक्ट है, बल्कि वो सिर्फ उनके साथ मजाक कर रहा है। इस वजह से वो मना करते हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, इससे सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होगा। पर जियान बताता है कि उन्हें क्लाइंट ने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है, इस वजह से अब वो इस प्रोजेक्ट के लिए मना नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जियान जो कि अभी सो रहा था, रात हो चुकी थी, तभी यांग उसे जगाता है और कहता है कि मेरे दिमाग में एक मस्त डिजाइन आया है, क्या तुम सुनना चाहते हो? जिस पर जियान कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम उसे भी गेम के अंदर डाल दो। ये सुनकर यांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, वो तुरंत ही गेम में वो डिजाइन डाल देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लगभग सारा काम हो चुका था और आज ही वो लॉन्चिंग डेट थी। यांग जियान से कह रहा था कि मैंने गेम चेक कर लिया है, उसके अंदर कोई भी बग नहीं है, इस गेम को तुरंत ही लॉन्च कर देना चाहिए। जियान को याद आता है कि आज वही लॉन्चिंग डेट है, इस वजह से वो तुरंत ही कहता है कि ठीक है, तुम इसे लॉन्च करते हैं, लेकिन हम इसे ऑर्डिनरी कार्ड गेम की लिस्ट में डालेंगे। ये सुनकर पहले तो यांग थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर उसे बताता है कि जियान जरूर कुछ समझदारी वाला डिजाइन लेकर ऐसा कह रहा है, इस वजह से वो कुछ नहीं कहता। अब गेम को लॉन्च किया जाता है और इसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके आगे के पार्ट्स को जल्दी लाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा।